यूपी में चुनाव से पहले दंगे हो गए हैं। दंगे हो गए हैं ये नहीं कहा जा सकता, दंगे करा दिए गए, क्योंकि दंगे होते नहीं हैं, दंगे करा दिए जाते हैं। जो यूपी पुलिस अपराधियों को टांग में गोली मारे बिना गिरफ्तार तक नहीं करती है, उस यूपी पुलिस की आंख के नीचे दंगा हो गया और वो देखती रही, पुलिस चुप रही। दुकानें फूंक दी गई, शोरूम्स फूंक दिए गए, पुलिस देखती रही, पुलिस चुप रही। अंतिम यात्रा में 5,000 लोग लाठी डंडे लेकर शामिल हो गए अंतिम यात्रा में, तब भी पुलिस चुप रही। आखिर किसके आदेश पर पुलिस मूक दर्शक बनी, सब कुछ देखती रही और दंगा होने दिया गया? जो कल नहीं हुआ वो आज आखिर क्यों होने दिया गया? क्या चुनाव के लिए? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, जो कि लेखक हैं और समाज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, बड़ी बारीक पकड़ रखते हैं। प्रोफेसर साहब, यूपी में चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या इसे चुनाव की शुरुआत माना जाए? बिल्कुल। एक शेर वो है ना कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। राहत इंदौरी जब लिख रहे थे तो उन्हें लगा होगा कि चुनाव जीतने के लिए सरहदों पर तनाव करना जरूरी होता रहा होगा एक जमाने में, लेकिन अब तो सरहद के भीतर भी तनाव करा दिया जाता है। मुझे याद है प्रज्ञा जी की यही बहराइच का इलाका था जहां कुछ दिन पहले भेड़िए घुस आते थे, तो पूरा बहराइच एकजुट होकर के उन भेड़ियों से लड़ गया। लेकिन आज ये हो रहा है कि उसी एकजुट बहराइच को भीतर से लड़ा दिया गया और दो खेमों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। और अब ये पैटर्न बन गया है। सबसे खतरनाक क्या है, इस भीड़ में सब कुछ है। डीजे है, डीजे पर आपत्तिजनक गाने हैं, चुनावी रैलियों की तरह जुलूस है, हथियार लहराने वाली भीड़ है, नौजवानों के हाथों में जाने क्या क्या है। सब कुछ है इस भीड़ में, बस धर्म नहीं है। और इसी वजह से वो दंगे की शक्ल ले लेता है। इसलिए ये पैटर्न बनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो 10 उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल नाराज बताए जा रहे हैं। 24 के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन और पीडीए ने उनको यूपी में हरा दिया। अब 10 अगर उपचुनाव भी हार जाएंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। जनता ऑलरेडी उनसे नाराज है, महंगाई पर जवाब दे नहीं पा रहे, बेरोजगारी कुछ मिटा नहीं पा रहे, शिक्षा बर्बाद कर दी। इसलिए ये जो भीड़ बहराइच में दिखी वो बेरोजगारों की भीड़ थी, वो अशिक्षित लोगों की भीड़ थी, जिन्हें किसी ने समझाया कि हरे रंग का झंडा अगर दिखे तो उनके घर पर चढ़कर उसे फेंक देना, गालियां देना, उत्तेजक भीड़ में नारे लगाना और फिर ये कह देना कि पथराव हो गया। ये सब कुछ सियासत के तौर पे हो रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोहल्ला एक समय शांति से रहा हो, वो मोहल्ला किसी एक धर्म के जुलूस में अचानक आग में चल जाएगा, वो यूं ही नहीं होता अगर उसमें सियासत ना होती। तो ये शुद्ध तौर पे सियासी मामला है। अच्छा, पुलिस भी देखती रही, बिल्कुल मूक दर्शक बनी। दंगा हो रहा है, दुकानें फूकी जा रही हैं, शोरूम्स जलाए जा रहे हैं। अच्छा, जब यूपी पुलिस रात में ही इस तरह की घटना के बाद डेड बॉडी जला देती है, हमने देखा कि हाथरस की गुड़िया के केस में भी ऐसा हुआ, मंगेश यादव के केस में भी ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही थी। तो अब जब रात को ही इस तरह से जला दिया जाता है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अंतिम यात्रा हो रही है, रैली की तरह अंतिम यात्रा निकालने की इजाजत पहली बात तो क्यों दी गई, और दूसरी बात कि उसमें लाठी डंडे लेकर के लोग शामिल हो गए और पुलिस चुपचाप देख रही है, पुलिस भी उसमें चल रही है उनके साथ में पीछे पीछे। ये क्या है? असल में उत्तर प्रदेश की पुलिस किस वजहों से सुर्खियों में रह रही है, कभी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जाने कितने साल हो गए, शायद 2.5 साल हो गए, परमानेंट डीजीपी आज तक नहीं मिला। पुलिस ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल देश ने, दुनिया में इतना विवादित पुलिस आज तक कोई नहीं रही हुई है। एक अपराधी को गोली मारकर सेम केस में इनकाउंटर कर दे रही है, उसके इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। सब लोग कहने लग रहे हैं कि फेक इनकाउंटर आप कर रहे हैं, जाति देखकर इनकाउंटर कर रहे हैं। पुलिस को पता चल रहा है आईपीएस फरार हो जा रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में आईपीएस फरार हो गए। पुलिस के घर से चोरी हो रही है, पुलिस के लोग मुकदमे कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि कमिश्नरेट नहीं कमीशन रेट का अड्डा बन गया, पुलिस कमीशन ले रही है, पुलिस भ्रष्टाचारी हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन वजहों से सुर्खियों में रही है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वजह से सुर्खी में रही कि एसटीएफ प्रमुख को 24 घंटे बाद पिस्टल हाथ में लेकर के दौड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब बहराइच की पुलिस क्या कर रही है? बहराइच की पुलिस को क्यों नहीं पता कि डीजे पर कौन से गाने बजने पर कहां से क्या तनाव फैल सकता है? क्या इस अच्छा, कोई रूल ये नहीं?
यूपी सरकार ये तय करती है कि भैया लोगों को अपनी दुकानों के आगे नाम लिखना है, ये तय कर देती है कि मदरसों के सामने क्या होगा, कितनी तेज लाउड स्पीकर बजना चाहिए, ये सब कुछ तय करती है। लेकिन ये नहीं तय कर पाती है कि फिर इस तरह की यात्राओं में किस तरह के गाने बजेंगे। और इस पर तो रूल है ना, नियम है कि आप इस तरह के गाने नहीं बजा सकते, तो भी चुप मतलब रहे, ये तो भी कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि ये वही सरकारें, ये वही मानसिकता है जिसे अजान वाले लाउड स्पीकर से तो बहुत दिक्कत है, लेकिन वो डीजे वाले शोर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी का एक और विधायक उसमें ट्वीट मोदी कर रहा योगी के गाने बज रहे हैं है, सर। एग्जैक्टली मैं वहीं आ रहा था कि बीजेपी का एक विधायक ट्वीट कर रहा है एक वीडियो की, देखिए यही तो गाना बज रहा था कि बीजेपी भगवा योगी मोदी। दूसरा पक्ष कह रहा है कि उसमें मां बहन की गाली वाला एक गाना है जो उनके घरों के सामने बजाया जा रहा है। अभी तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि जांच का विषय है, जांच होगी, 1000 लोग गैर नामजद लिख दिए गए हैं, लेकिन होगा क्या पता है? सुबोध मारा गया, एक इंस्पेक्टर सुबोध इसी उत्तर जी प्रदेश में जी। मार दिया गया, और उसकी भीड़ के बाद क्या हुआ, वो जो बलात्कारी बाहर आएंगे उनको माला बीजेपी के लोग पहनाते हैं, गौरी लंकेश के हत्यारे बाहर आएंगे उनको माला पहनाएंगे, कल को ये सारे बच्चे स्वागत किए जाएंगे कि मसीहा बन गए, जब ताकि और नए बच्चे तैयार हो जाएं। ये 22 साल का एक नौजवान वो मर गया। आप सोचिए, गौतम नाम है शायद उसका, और वो उसकी 4 महीने पहले शादी हुई है, उसका परिवार का क्या होगा? क्योंकि उसे किसी ने समझा दिया कि तुम एक भीड़ के हिस्से बनो क्योंकि तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये कौन कर रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये कौन बोल रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सांप्रदायिक नफरत की आग लगाई है, और ये नई खेप उसकी पैदा हो गई। अब ये भारत वो भारत नहीं बचा जिसमें कोई कबीर लिख गया था कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये अब वो भारत नहीं दिख रहा है जिसमें कहा गया कि च्यूटी के पग नेउर बाजे सो भी साहब लिखता है, और अंदर तेरे कपट करनी सो भी साहब दिखता है। कि अगर चींटी के चलने से जो आवाज होती है वो भी वो खुदा वो भगवान वो सब सुन लेता है, तुम कहां इस शोरगुल में तुम सांप्रदायिकता की आग लगा गए। इस तरह की चीजें तभी संभव हैं जब एक सियासत इस तरह की आग लगवाए जिसमें रोटी उसकी सिक सके, वो 10 उपचुनाव जीत जाए, वो उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, भाषण दिया जा रहा है कि दूरबीन लगाकर देखो अपराधी यूपी छोड़ गए, अपराधी कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। क्या कानून व्यवस्था में, अच्छा सस्पेंड कौन होगा? सिपाही होगा, सीओ होगा, कोतवाल होगा, जिसके पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो बड़े डिसीजन ले। कहां है वो पुलिस कमिश्नर, कहां है वो एसपी, कहां है वो डीएम, जिसको ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि अरे भाई रूट बनता है कि किस रास्ते रैली जाएगी, उस डीजे पर कौन सा गाना बजेगा, कहां से कौन जाएगा। कोई विवादित जगह होती है या संभावना होती है कि तनाव हो सकता है, कई बार रूट उधर से चेंज कर दिया जाता है, या वहां पर डीजे कम कर दिया जाता है कि भाई तनाव मत करो, मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हो शांति से चले जाओ। अब क्या पैटर्न दिख रहा है? जहां रास्ते में मस्जिद दिख जाए, क्या इस देश में बिहार से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, क्या ऐसी तस्वीरें इस देश में नहीं देखी? मां बहन की गालियां मुसलमानों के खिलाफ आप देते रहते हैं, उकसाते रहते हैं कि कोई पत्थर मार दे, और जैसे पत्थर मारा फिर पूरी कौम के खिलाफ ट्विटर पर लिखना, गाली देना, धर्म देखो हिंदुओं लेकिन अब तो पत्थरबाजी हुई कैसे जब रूट पहले से तय था, पुलिस साथ में चल रही थी, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की जिम्मेदारी है। पत्थरबाजी हुई कैसे, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। ये दंगा होने, अच्छा योगी आदित्यनाथ तो गारंटी देते हैं सर कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो फिर ये दंगा कैसे हो गया? बड़ी बड़ी बातें करेंगे। नहीं, हकीकत यह है कि दंगा हुआ नहीं, कराया गया, ये तो बात करवाया एकदम गया। सही है। हमारे आजमगढ़ के एक बड़े बुद्धिजीवी हैं विभूति नारायण राय, उनकी एक किताब है, बड़ी किताब है, शहर में कर्फ्यू। उस किताब को पढ़ा जाए ना तो बाकायदे ये पता चलेगा कि अगर पुलिस के बस में रहे, पुलिस को आप हक दें, तो वाकई एक परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन हम जानते हैं कि ये वही यूपी है जहां बाबरी विध्वंस से लेकर के जब जब जरूरत पड़ी दंगे करवाए गए। इस पे किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्री है, सुनियोजित ढंग से ये करवाया जाता है। पुलिस कब रिएक्शन देगी, पुलिस कब चुप रहेगी, पुलिस कब होने देगी। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि एक दिन पहले विवाद हो गया था, तो उसके बाद इतना बड़ा शव यात्रा का जुलूस फिर निकल गया गांव गांव में। अच्छा एक बात और है, विभूति नारायण राय ने अपनी किताब में लिखा है, कई जगह पर हाशिमपुरा से लेकर के कई जगह के दंगों का जिक्र है। जब गांव में आग फैल जाती है ना तो वो रोके नहीं रुकती,
गांव में गरीबों की बस्तियां जला दी जाती हैं, गाय आग लगा दी जाती है। और जब इतना कुछ हो रहा है और आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आपको अगर इंटेलिजेंस फेल्योर है, आपके पास इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं आ रहा है, या इनपुट आ रहा है और चुपचाप होने दिया जाए, ताकि 10 उपचुनाव होने वाले, 27 में चुनाव होने वाले, वरना ये आग नहीं लग सकती और ये बिहार में लगेगी, महाराष्ट्र में लगेगी और फैलाई जाएगी। क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान हट जाए, जाति जनगणना पर कोई बात ना हो, शिक्षा पर कोई बात ना हो, स्कूल बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए कोई भीड़ स्कूल बचाने कभी नहीं आती इस देश में, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सारे नौजवान नेता के बच्चे क्यों नहीं है इसमें? उन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। ये सारे अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, फिर आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, दंगे में कभी नहीं जाएगा। दंगे में किसी गरीब अकरम का बेटा होगा या अभिषेक का बेटा होगा, ये होगा। ये जो गरीब कमजोर लाचार भीड़ है, जो विवेक से तैयार नहीं की गई, भीड़ बना दी गई है। ये भीड़ का इस्तेमाल पहले रैली के लिए किया जाएगा और जब रैली में भीड़ कम होती है तो दंगे के लिए किया जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण हो या बड़ी बड़ी बातें हो, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज पुलिस प्रशासन का इकबाल नहीं बचा है प्रज्ञा जी, ये सबसे खतरनाक है। इसलिए इस तरह के काम कराए जा रहे हैं, मेरा एकदम क्लियर मानना यही है। जी जी। विधायक हैं बीजेपी के शरद मणि त्रिपाठी, वो ये कह रहे हैं कि और भी बहराइच से खबरें इसलिए नहीं निकल करके आ पा रही क्योंकि बहराइच में न्यूज चैनलों के जो पत्रकार हैं वो मुसलमान हैं, इसलिए नहीं आ पा रही है खबरें। आप कल्पना करिए कि खुद शरद मणि त्रिपाठी एक जमाने में पत्रकार रहे। मैं तो कई बार सोचता हूँ, एक ट्विटर पर एक आदमी है जो रिटायर्ड आईएएस है, डीएम वीएम रहा है कई बार। पहले वो एंटी बीजेपी हुआ करता था, फिर अचानक उसकी अंतरात्मा जाग गई नीतीश कुमार की तरह और आजकल वो प्रो बीजेपी हो गया। मतलब पता नहीं कितने मुकदमे थे, ये सब दिक्कत थी। पत्रकार होना, अधिकारी होना, जब इतना कम्युनल कोई हो तो कल्पना करिए जब वो पत्रकार रहा होगा। मैं आपके चैनल पे हूं इसलिए आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज भी आपके वीडियोस देखने के बाद हाथरस के वो दृश्य याद आते हैं कि एक पत्रकार का धर्म क्या होता है। आप जैसे बहादुर लोग वहां न होते तो वो सच्चाइयां नहीं होती, क्योंकि पुलिस वो सच्चाइयां रोकना चाहती खेतों में जाकर। पत्रकार का धर्म क्या है कि सरकारें जो सच छिपाना चाहें, वो जनता अगर बताना चाह रही है तो पत्रकार उसका काम करे। ये आज बीजेपी का विधायक बन गया ये आदमी। इस आदमी का देवरिया के कांड में कितना बड़ा संलिप्तता थी। ये उस कांड को ब्राह्मण बनाम यादव करने वाला सबसे बड़ा नाम इसी का रहा और ये आज हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहा है और ये साफ तौर पर कर रहा है। ये इस आदमी की ट्वीट दिन भर के देखिए, ये जैसे लग रहा है उकसा रहा है हिंदू पैटर्न के, हिंदुत्व के नैरेटिव वाले प्रो बीजेपी ट्विटर हैंडल कंटिन्यू सांप्रदायिकता फैलाने में करते हैं काम, वो बात नहीं दिखेगी। और वहां पर इस तरह की बात कहना कि वहां मुसलमान पत्रकार हैं, तो भाई ये तो ये दिखा रहा है कि मुसलमान पर अब ये बीएलओ कौन बदल रहा है 10 उपचुनाव में मुसलमान देख करके। तो ये एक मानसिकता है जो एंटी इस्लामोफोबिक है। मैं ये कहता हूं हिंदुओं को उकसाओ कि मुसलमानों को उकसाएं, फिर मुसलमान अगर इस ट्रैप में फंस के पत्थर मार दें तो दोनों तरफ से दंगे हो जाएं, दोनों तरफ के गरीब मारे जाएं, दोनों तरफ के कमजोर मारे जाएं और इसमें आग में रोटी सेके ऐसे ही कोई शरद मणि त्रिपाठी, ऐसा ही कोई बीजेपी का नेता का काम यह होता है कि वो राजधर्म का पालन करे। वो राजधर्म कहां चला गया जब इस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भाषा है कपड़ों से पहचानना। क्या इस देश के इतिहास में अब तक किसी प्रधानमंत्री ने यह भाषा बोली? करंट लगे बटन यहां दबाओ, करंट लगे शाहीन बाग एक आंदोलन का नाम था और गृह मंत्री का भाषण है शाहीन बाग करंट बाग, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये किसकी भाषा है? पाकिस्तान चले जाओ, रोज कौन बोलता है? कौन रोज तलवार त्रिशूल हथियार इसकी बात करता है? ये सारे एक पार्टी के लोग हैं। इसलिए इस देश के वर्तमान नहीं भविष्य पर खतरा। प्रज्ञा जी, एक बहुत गंभीर बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये मामला हम और आप जो बात कर रहे हैं केवल एक बहराइच का नहीं है, न ये पहला है और फिलहाल न ये आखिरी बनता दिख रहा है। हमने अपने घरों में अपने बच्चों को नहीं देखा कि वो व्हाट्सएप पर किसका मैसेज देखकर कौन से सांप्रदायिकता के जहर को आंख में भर रहे हैं। ये वही प्रदेश है जहां सांप्रदायिकता को चुनौती की तरह माना जाता था और ये माना जाता था कि मुसलमान इस देश के बराबर के शहरी हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जितना एक हिंदू को नागरिक बनाता है उतना एक मुसलमान को बनाता है और इस देश में मुसलमानों को
एक अपराधी अगर मिल जाए तो पूरी मुस्लिम कौम को खिलाफ बना दिया गया। रोज आप उकसाते हो, रोज जलील करते हो, रोज अपमानित करते हो ताकि मुसलमान इस ट्रैप में आ जाए। क्योंकि असली लड़ाई जो है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो पीडीए की लड़ाई है, जो जाति जनगणना की लड़ाई है, उस पर कोई जवाब न देना पड़े, इसलिए पूरी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की करते रहो। मुसलमान दुश्मन रहेगा, लेकिन जब पीडीए की बात आएगी, जाति जनगणना की बात आएगी, शिक्षा की आएगी, रोजगार की आएगी, तो दुश्मन कोई बाहरी नहीं मिलेगा, दुश्मन घर के भीतर मिलेगा। वो मिलेगा जिसके बच्चे विदेश के स्कूल में पढ़ते और बहराइच के सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चे जिन्हें रोजगार नहीं मिला, वो दंगे में चले गए। मैं गुजरात दंगे का वो मोची जो पोस्टर बॉय बना था, वो आज भी मोची ही रह गया, लेकिन गुजरात के दंगों की आग में रोटी सेकने वाले लोग जाने कहां पहुंच गए। इसलिए मैं तो अपील करूंगा कि इस तरह की आग से अपने बच्चों को बचाएं, इसको रोकें, लेकिन पहचाने कि ये आग लगा कौन रहा है, वरना आज यहां बुझेगी आग, फिर कल कहीं और लगेगी, फिर ये आग बुझाए नहीं बुझेगी। जी प्रोफेसर साहब, इस तरह के दंगों का चुनावों पर क्या असर पड़ता है? मैं चाहती हूँ कि आप इसको विस्तार से समझाएं ताकि दर्शकों को, जो लोग घर पर बैठे अपने बच्चों को देख रहे हैं एक नफरत की आग में झुलसते हुए, खुद भी देख रहे हैं कि वो एक नफरत भरी आग से तपे हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम टूल बने जा रहे हैं, हमारे बच्चे टूल बन रहे हैं, राजनीतिक टूल। लोग कैसे समझे कि आपके बच्चों को राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है? किस तरह से फायदा होता है चुनावों में? जरा एक बार समझाइएगा विस्तार से। अब जैसे मैं एक सैंपल देता हूं। मैं जी। जब प्रोफेसर रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में, या आज मैं समाज को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि देखो, वो पत्रकार, वो नेता, वो टीवी चैनल, वो अखबार तुम्हारा है जिसमें तुम्हारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी खबरें और चिंताएं शामिल हैं। किसी नेता के भाषण में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का जिक्र हो, किसी नेता के भाषण में आपके बच्चों के लिए रोजगार का जिक्र हो, खेती किसानी की चिंता हो, बर्बाद होते हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों की चिंता हो, महंगाई की चिंता हो, उसे पीड़ा हो, वो आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक नेता जो दिन रात धर्म पर टिप्पणी करे, उनका धर्म बढ़ रहा है, तुम बटना मत, तुम कट जाओगे, वरना बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये जो भाषा है, ये जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए लोगों की भाषा नहीं है। कल तक के सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट बोला करते थे, आज ये बात बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग बोलते हैं। मैं अपने घर में बैठे माँ बाप से, भाई बहनों से और उनके उनके तमाम लोगों से और खासकर नौजवानों से ये बात कहता हूं, तुम जिनकी बात मानते हो, कभी सोचो कि उन नेताओं ने तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद होने का से तुमको आगाह नहीं किया था। एक जमाने में समाजवादियों का आंदोलन के नारे हुआ करते थे, सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो। अब तो शिक्षा का चिंता ही नहीं इस देश में। इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई, पुराने स्कूल बंद हो रहे। इसी उत्तर प्रदेश में फरमान आया है कि 50 से कम विद्यार्थी हैं तो स्कूल क्लोजर या मर्जर के तहत बंद कर दो सरकारी स्कूल। और उसी उत्तर प्रदेश में अब स्कूल नहीं होगा, विश्वविद्यालय नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी और हाथ में काम नहीं होगा। तो एक अपड़ कुपड़ बेरोजगारों की भीड़ तैयार होगी, जिसके लिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आएगा। वो नेताओं प्रोफेसर साहब, आप ट्रेंड देखिए, अपराधियों की उम्र देखिए। अतीक अहमद के केस में कितने कम उम्र के लड़के थे और उन्होंने कहा कि फेमस होना चाह रहे थे। और गोपाल मिश्रा केस में देखिए, कम उम्र के लोग, और ये 22 साल का लड़का। 22 साल का लड़का। मैं जानना चाहता हूं कि वो 22 साल के बच्चे का जो गोपाल मिश्रा है, मैं बहुत दुखद है, मैं पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। मैं जानता हूं कि गरीब कमजोर परिवार में कोई जवान बच्चा चला जाए तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। मैं बहुत विनम्रता से उसके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरी चिंता ये है कि उस 22 साल के नौजवान की पढ़ाई कहां हुई। उस 22 साल के नौजवान का डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाया क्या? वो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाया क्या? कोई अच्छा रोजगार करता था? किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाख रुपए के, करोड़ों के पैकेज पे था? नहीं था। वो इनमें से कहीं नहीं होगा। ऐसे तमाम बच्चे बेरोजगार हैं। और खासकर मैं दलित पिछड़े बच्चों से भी कहूंगा, दलितों पिछड़ों को तो वैसे ही शिक्षा बाद में मिलना शुरू हुई, रोजगार अभी बाद में मिलना शुरू हुआ, उनके लोग अभी नौकरियों में नहीं है। तो जरा सैंपल निकाला जाए कि ये नफरत फैलाने वाले लोग कौन हैं। ट्विटर पर आप एकदम एक तरफ से सरनेम देखिए, मैं तो कह रहा हूं सैंपल होना चाहिए।
जाति जनगणना होनी चाहिए। और उन बच्चों की शिक्षा देखिए, उन बच्चों का रोजगार देखिए, वो बेरोजगार होंगे। 99% बेरोजगार नौजवान होते हैं, 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली, और उनको जहर सांप्रदायिकता का रोज ये नेता भरते हैं। क्योंकि वो विधायक, जो लोकल विधायक होगा, उसकी गाड़ी में 5 लोग पीछे कौन बैठेगा? जो अपनी नौकरी करेगा, अपना शिक्षा पाया होगा, तो विधायक के जुलूस में कौन जाएगा? विधायक के जो है पीछे पीछे कौन जाएगा? दंगा कराने कौन जाएगा? वो, और ये चंदा देते हैं, ये नेता चंदा देते हैं धार्मिक प्रयोजनों में। एक लाइब्रेरी और खोलने ऐसे के लिए चंदा मांगते देखिए। और ऐसे ऐसे लड़कों को उकसाता कौन है कि जहां पर हरा झंडा दिखे छत पे चढ़ जाना और वो हरा झंडा निकाल लेना, नोच लेना। मतलब मुझे लगता है कि देखिए, एक बहुत बड़ा पैटर्न है। ये देश एक एक ज्वालामुखी की तरह एक जगह पर बैठता जा रहा है। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय से भी कोई ऐसा इशारा अगर निकले, और बहराइच या गोंडा या गोरखपुर के किसी लोकल छोटे से नेता, उसकी टोन वही रहे। आप टेलीविजन पर, आपके चैनल से लेकर के तमाम यूट्यूब के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग जनता की आवाज दिखाते हैं। उन्हें रोटी की पता नहीं है, उन्हें बच्चों को रोजगार नहीं मिला, उन्हें यह पता है कि पापा ने युद्ध रुकवा दिया, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही, मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान मार देंगे, ये कर देंगे। जहर दिन रात भरा जा रहा है। ये जो भरा जा रहा है ना, ये मैं वो ज्वालामुखी कह रहा हूं। एक जैसे बटोगे नहीं सांप्रदायिक तो कटोगे। कटोगे, मतलब इतना बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ से पीछे न रह जाए इसलिए मोदी जी उसका सहमति दे रहे हैं। फिर उसके बाद अब मोहन भागवत का ये बयान आ गया। कौन बांट रहा है भाई? हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि दलितों पिछड़ों को कौन बांटा, कौन इनको शिक्षा में नहीं दे रहा है, कौन रोजगार नहीं दे रहा, और कौन इसमें जाति जनगणना नहीं होने दे रहा है। बट असली बंटवारा तो हिंदू समाज के भीतर है। आप क्यों नहीं उस पर बात करते? इस देश में कुलपति हमारे नहीं है, जज नहीं है, इस संसाधनों पर हिस्सा नहीं है, मीडिया में बैठे लोग हमारे नहीं है। असली बंटवारा तो यहाँ गरीब अमीर का बंटवारा है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर महबूद है। वो कौन है? वो बंटवारा किसका है? और एक आदमी जिसकी 3 महीने फर्क बच्चे की पड़ता है। शादी। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल है, फर्क पड़ता है क्या? जैसे योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के बयान दिए कि बटोगे तो कटोगे, क्या इन चीजों का युवाओं पर या लोगों पर असर पड़ता है? क्या वो अपनी एकता दिखाने के लिए इस तरीके से दंगा करते हैं, लड़ाई करते हैं? क्या इनका भी असर पड़ता है, जो लोग आक्रामक हो जाते हैं? अब मुझे लग रहा है प्रज्ञा जी, कुछ दिन पहले की 2 बातें, इस सवाल के 2 पहलू हैं। हाँ। एक तो ये है कि पहला पहलू ये है कि अब फर्क पड़ना कम हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि पिछले कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक जिले में दंगा फैलाने की नियत से एक मंदिर में कुछ फेंका गया, जी और जी। उसमें जब नाम सामने आए तो उनमें अधिकांश नाम उस तबके के थे जिनको दंगा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो रूल करने वाले तबके से नहीं है, मुट्ठी भर तबके से नहीं है। इसका मतलब दंगा कराने के लिए दंगाई मानसिकता के लोग थोड़े से बचे हैं। अब वो भीड़ नहीं तैयार होती इनके लिए, दंगा करने जाती। लेकिन दूसरा पहलू इसका जरूर यह है कि जहां अशिक्षा और बेरोजगारी सबसे ज्यादा होगी, वहां गांवों में नौजवानों को कोई काम नहीं है। तो वो नफरत जब पहुंचती है उनके मन में, तो उनको लगता है परिवार के काम नहीं आए तो धर्म के काम आ जाए। यानी जो अपने माँ बाप का दुख दर्द दूर करने की क्षमता नहीं रख पाया, उसको कहा गया कि धर्म बचाने का ठेका आप तुम ले लो। ये फर्क पड़ता है। इसलिए अशिक्षा और बेरोजगारी सबसे बड़ा विलेन है। ये 2 चीजें तैयार करते हैं 2 लोग, नेता, ताकि उस भीड़ में या तो दंगा में शामिल हो या नेता की रैली में, और दूसरा उद्योगपति, जिसमें आप सस्ता मजदूर बन के उसका मुनाफा बढ़वाएं। ये बंटवारा है। इसलिए इसका फर्क जरूर पड़ेगा प्रज्ञा जी। अगर कोई नेता जहरीला बयान देगा, वो लोगों के बीच में जाएगा, क्योंकि एक जगह अगर कोई चीज आग लगेगी तो लपट तो चली जाती है ना दूर तक। तो जिसको कोई काम ही नहीं है, कबाड़ बीच बीनने वाला कोई पुणे में बैठा था, यूपी का लड़का, और वो ले लेता है कि सुपारी ले लिया और मुंबई में मर्डर कर दिया। कौन था वो बच्चा? कैसे उसने कर दिया मर्डर? इस मनोविज्ञान को समझे। हम एक नफरती युवाओं की भीड़ क्यों तैयार करना चाह रहे हैं, जो कल को किसी दुश्मन को मारेगी। कल को किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चला, जब अपने घर पे चला तब सबको समझ में आ गया। नफरत किसी एक जाति और एक धर्म के खिलाफ नहीं होती, लेकिन नेता आपको ये कराना चाह रहे हैं। ऐसे नेताओं को पहचानिए। असली माचिस किसके हाथ में है? जलने के लिए गरीब कमजोर भीड़ तैयार है, लेकिन वो चिंगारी कौन लगा रहा है? और चिंगारी नेता लगा रहा है। और नेताओं को पहचानिए जो दिन रात केवल धर्म पर बोलते हैं, केवल इस तरह के सांप्रदायिक बयान देते हैं। इसका खतरा तो हो रहा है प्रज्ञा जी, इसका असर तो पड़ रहा है। इसलिए हम इस देश को सबसे बड़े खतरे के मोड़ पर देख रहे हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और जागिए, देखिए कि आपके बच्चे और आप किस तरह के नफरत की आग में झोंके जा रहे हैं, किस तरीके से आपको राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है। आप राजनीतिक टूल ना बने, इसीलिए हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप इस बात को समझ सके। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा, ताकि ये जो नफरत की आग लोगों के दिलों में भर दी गई है वो धीरे धीरे शांत हो जाए। नमस्कार।